जय हिंद दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल के लिए आज से हम एक तूफान सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं जिसमें 110 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन का पूछा जाएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन का 30, सामान्य विज्ञान से 20, कंप्यूटर से 20 और झारखंड से 40 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ये कुल मिलाकर 110 होते हैं। इसको पूरा तरीका से रैपिड स्पीड में हम रिवीजन करवाने वाले हैं। बस आप लोग बने रहिएगा और साथ में पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और लिखते भी चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक रहेगा, उसमें से 10 रिलेट करके हम बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो पूरा हम रिलेट करके बताने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग साथ में अच्छे से चलिएगा और देखते चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। बहुत यहाँ फ़ायदा मिलने वाला है। 110 प्रश्न जो है उसमें बहुत सारा प्रश्न यहाँ से लड़ने वाला है। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पे बात आया दर्रा से, तो कुछ दर्रा देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और बारालाचा भी कहाँ था? तो हिमाचल प्रदेश में था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखिए, चांगला, उसके बाद काराकोरम, जोजिला और खारदुंगला, ये लद्दाख में है। लद्दाख वाला बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ से ये रहेगा, कौन सा? चांगला, बहुत बार पूछा गया है। और काराकोरम, जोजिला, खारदुंगला, ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। पीर पंजाल और बर्निहाल, ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल और बर्निहाल जम्मू कश्मीर में है। इसी तरह से पूछेगा, उत्तराखंड में है आपका लिपू लेक, माना और नीति दर्रा। लिपू लेक, माना और नीति दर्रा कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। ये सिक्किम में, तो सिक्किम में है नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। ठीक है, यहीं से तीस्ता नदी निकलती है। ठीक है, चेमू ग्लेशियर बहुत ऊंचा है, वहीं से निकलती है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे बोमडीला, यांगयाप और दीफू और एक सैला, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। इसके बाद कुछ दक्षिण भारत में देख लेते हैं। थाल घाट जो है वो महाराष्ट्र में है और ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। उसके बाद भोर घाट जो है वो महाराष्ट्र में है, मुंबई और पुणे को जोड़ने का काम ये करता है। पालकोट जो है वो केरल तमिलनाडु के बीच में है और ये कालीकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर को जोड़ने का काम करता है। ये बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। सेनकोट जो है वो आप लोग बताएंगे, ये भी केरल तमिलनाडु के बीच में ही है, लेकिन जोड़ता किसको है वो आप लोग बताएंगे, सेनकोट दर्रा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो जितना भी हम दर्रा बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको अच्छे से फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, और भाई साहब आप लोग को हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा शेयर वेयर किया कीजिएगा। बिल्कुल व्यू नहीं आ रहा है, मतलब इसको देख नहीं रहा है। इतना अच्छा कंटेंट हम देने का प्रयास कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट छप सकता है, लेकिन आप लोग का प्यार सपोर्ट नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि हमको ये सीरीज़ बाद में बंद करना पड़े, लेकिन देख लेते हैं 2-3 और एपिसोड देकर, हो सकता है कि आप लोग का प्यार सपोर्ट मिल जाए। लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, बहुत अच्छा उसमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हम जब दे रहे थे तो बहुत अच्छा चल रहा था, लगा था कि ये अच्छा रन कर जाएगा। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि जैसे गाँव में नहीं बोलता है कि कोई सराफ दे दिया है तो सीधे रुक जाना, तो सब कुछ रुक गया है। मतलब पूरी तरीक़ा से लग रहा है कि अब इस पर कोई देखने आ ही नहीं रहा है, ऐसा हमको फील हो रहा है। मतलब बिल्कुल एकदम ना के बराबर ये चल रहा है। अब 200-400 लोग देखेंगे तो क्या, फिर मैं इतना मेहनत करने से क्या फ़ायदा होगा? मोबाइल से एडिट करते हैं भाई, मतलब पूरी तरीक़ा से बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स हमको नहीं यहाँ पे मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि अब इस एपिसोड को हम फिर रोकेंगे, फिर कोई दूसरा देखेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग हज़ारीबाग में हैं, ठीक है, तो हज़ारीबाग में अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास है व्यवस्था ऑफलाइन के लिए। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुत कम फ़ी पर, क्योंकि हम लोग भी एक स्टूडेंट ही हैं, अपने भी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन बिल्कुल अवेलेबल है हमारे पास। अगर हज़ारीबाग में है तो ऑफलाइन कर सकते हैं। और इसलिए हम ये चीज़ कहना पड़ रहा है क्योंकि
अब ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है हमको नहीं समझ में आ रहा है कि यूट्यूब कभी सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। मतलब एक टूट जाना होता है इंसान, उस तरह से हो गया है। नहीं, रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है और बहुत मेहनत करना पड़ता है। मोबाइल एक छोटा सा मोबाइल से हम एडिट करते हैं ये सारा चीज़ों को और आपको देते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग देखता नहीं है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आप लोग देखने जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग 20 मिनट तक तो बोलते रहता है कि जोड़िए जोड़िए और जोड़िए, 500 1000 2000 लोगों को जोड़िए, अभी बहुत कम है, थोड़ा और लोगों को जोड़िए। इतना देर तक, कम से कम 15 मिनट तक तो वो सब गप करता है और उस उतना देर में हम आपको 100 क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। लेकिन उसके बाद भी छोटा चैनल है तो आप लोग नहीं सपोर्ट करते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन कोई दूसरा काम कर लेंगे जब ये नहीं होगा तो। लेकिन एक प्रयास था मेरा कि आप लोग का अगर सपोर्ट मिलता तो हम इसे आगे बढ़ाते। लेकिन ऑफलाइन जो है वो हम चलाएंगे। ऑफलाइन के लिए अब हम रेगुलर वीडियो में बोलेंगे, क्योंकि ये हमें कुछ नहीं देता, यूट्यूब कुछ भी नहीं देता है। तो हम लोग भी स्टूडेंट हैं, जीने खाने का चीज़ तो होना चाहिए ना कम से कम। ठीक है, तो देखिए सपोर्ट कीजिएगा तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर हमको ये पूरी तरीक़ा से बंद हो सकता है करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिसाइल वीमेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिसाइल वीमेन के नाम से टेथी थॉमस को जाना जाता है। मिसाइल वीमेन के नाम से टेथी थॉमस को जाना जाता है। अब यहाँ पे मिसाइल वीमेन जब हम देख लिए तो उसके बाद मिसाइल मैन भी देख लेते हैं। तो मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? तो अब्दुल कलाम को कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अब्दुल पाकिर जैनुल आवेदीन अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनका एक बहुत फेमस पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है अब्दुल कलाम का, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे बात आया मिसाइल वीमेन की क्यों कहा जाता है टेथी थॉमस को? क्योंकि जो अग्नि जो मिसाइल है, अग्निक्रम का मिसाइल, तो उस अग्निक्रम के मिसाइल को बनाने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इनको मिसाइल वीमेन कहा जाता है। और ये अग्नि जो मिसाइल है ना, वो सतह से सतह मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, जिसका मारक क्षमता जो अभी अग्नि 4 अग्नि 5 का देखेंगे तो 4000 प्लस मारक क्षमता है किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो मिसाइल मैन किसको कहते हैं? अब्दुल कलाम को। मिसाइल वीमेन टेथी थॉमस को। इसी तरह से आपको पूछा जाएगा परमाणु मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहते हैं। भाभा एटॉमिक सेंटर आपका मिल जाएगा मुंबई ट्रॉम्बे में, जहाँ पर भाभा रिसर्च सेंटर है। बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, भाभा परमाणु केंद्र कहाँ पे है? मुंबई में है, ट्रॉम्बे में। इसी को कहते हैं भाभा एटॉमिक सेंटर। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, रोबोट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रोबोट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है के सिवान। के सिवान को कहा जाता है। वही के सिवान जो चंद्रयान 2 जब विफल हो गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लपेटकर और पूरा रोने लगे थे। लेकिन बाद में भी देखेंगे तो चंद्रयान 3 जो सफल हुआ, तो अभी अध्यक्ष वो नहीं है, अभी हैं S सोमनाथ। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसके पहले जो है इसरो के कौन थे अध्यक्ष? तो यही थे के सिवान, और ये इनको कहा जाता है रोबोट मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है मृत्युंजय मोहपात्रा। मृत्युंजय मोहपात्रा को साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, जो इसरो के संस्थापक यही थे। और स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलोर में है। प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है इसका? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा, और ये आपका कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। यहीं से चंद्रयान 3 मिशन को छोड़ा गया था। बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसका जो लॉन्चिंग पैड जो बनाता है ना, वो HEC बनाता है, रांची वाला। कारखानों का कारखाना रांची में जो है HEC को कहते हैं, वही इसका
लॉन्चिंग पैड बनाता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसी तरह से एक पूछा जाएगा, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं? विजय भटकर को कहते हैं सुपर कंप्यूटर के जनक। तो जितना भी हम क्वेश्चन बताएं ना, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। देखिए, रैम जो होता है ना, वो अस्थाई मेमोरी होता है। अस्थाई मेमोरी कहने का मतलब, जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं और वो डेटा को आप सेव नहीं करते हैं, तो लाइट अगर चल जाती है तो वो डेटा भी चला जाता है, तो उसी को कहते हैं अस्थाई मेमोरी। तो आप जब काम कर रहे होते हैं, बिना सेव किए हुए प्रोग्राम रहता है, और जैसे लाइट जाता है तो वो जो डेटा है जो संग्रह किए थे वो समाप्त हो जाता है। तो वो यहाँ पे अस्थाई मेमोरी, इसी को कहते हैं रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे कहा जाता है इसको। ठीक है, इसी तरह से एक होता है रोम, ROM, तो होता है रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? ये अस्थाई मेमोरी होता है। अस्थाई मेमोरी जो होता है, इसमें CD जो कैसेट होता है ना, उसमें लेज़र बीम के सहायता से उपयोग करके उस पर उसको चढ़ाया जाता है कुल मिलाकर। तो CD कैसेट जो होता है ना, वो एक प्रकार का रोम का उदाहरण हो सकता है। अस्थाई मेमोरी इसको कहते हैं। कहने का मतलब उसमें स्टोर करके रखा जाता है इसको। तो रीड ओनली मेमोरी ये अस्थाई होता है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो आपका अस्थाई मेमोरी होता है। तो ये दोनों चीज़ जो है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। एक्चुअली में जब आप कंप्यूटर देखते हैं तो कंप्यूटर में एक तो मॉनिटर होता है, उसके बगल में जो रखा रहता है उसको पूरा को CPU कहते हैं। अरे वो CPU नहीं है, वो कैबिनेट बॉक्स है। वो CPU एक्चुअली में नीचे अंदर में होता है, मदरबोर्ड के ऊपर में होता है, और CPU बहुत छोटा सा होता है, और उसके ऊपर में देखेंगे तो एक छोटे को पंखा चलते रहता है जिसको प्रोसेसर कहते हैं, क्योंकि CPU जो होता है उसमें पूरा तरीका से वही मेन काम करते रहता है। तो दिमाग उसका गर्म ना हो जाए, इसके लिए उसके ऊपर में क्या चढ़ाया जाता है? तो उसके ऊपर में एक प्रोसेसर रखा जाता है जो बहुत स्पीड चलता है, फाइन रहता है, एक प्रकार का छोटा सा। तो वो बिल्कुल अंदर में मदरबोर्ड के ऊपर में रहता है, अंदर में रहता है। लेकिन नहीं, कैबिनेट बॉक्सवा को लोग CPU कहता है, जो बड़का सा रहता है उसको CPU कहता है। एक्चुअली में वो CPU नहीं है, CPU मदरबोर्ड के अंदर में वहाँ पे रहता है, और उसके ऊपर में एक प्रोसेसर लगा रहता है जो पंखा होता है एक प्रकार से। बस आप यही समझिए, सिंपल। ठीक है, तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, मदरबोर्ड के ऊपर में ये लगा रहता है। इसके बाद होता है UPS। UPS होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये क्या होता है UPS? कहने का मतलब, जब आप काम कर रहे होते हैं तो काम करने समय होता क्या है कि कभी कभी लाइट चला जाता है, तो जो आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जो आप काम कर रहे होते हैं, वो एकाएक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो होता है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कहने का मतलब, आपको सेव करने के लिए, फाइल को हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए टाइम देता है, इतना देर आपके सिस्टम को वो चला लेता है, तो वही कहलाता है UPS। ठीक है, तो UPS जो होता है ये पावर सप्लाई करता है, कुछ देर तक आपके सिस्टम को रोक कर रखता है, मतलब बंद होने से। ठीक है, तो इसका यही काम होता है। इसके बाद होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है, ये जितना भी कनेक्शन होता है कंप्यूटर में, वो सारा कनेक्शन पूरी तरीक़ा से मदरबोर्ड से ही लगा होता है। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जितना भी कनेक्शन होता है वो सब मदरबोर्ड में ही होता है। जैसे देखिएगा, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वहाँ पे जितना भी वायर देखेंगे, आपका माउस का भी हो, चाहे आपका जो देखा जाए तो आप कीबोर्ड का हो, या तो आपका देखा जाए तो अंदर में उसका रैम लगा रहता है उसका हो, या CPU हो, प्रोसेसर हो, ये सब जो है ना मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होता है। तो ये कंप्यूटर का ये मेन पार्ट हो जाता है मदरबोर्ड। ठीक है, जिसमें ऑल डिवाइस जो होता है कनेक्टेड होता है मदरबोर्ड से कंप्यूटर में। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किसने किया था? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना सुखदेव महतो ने किया था। 1954 ईस्वी में सुखदेव महतो ने
छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किया था? ये क्वेश्चन जो है आपका देखेंगे क्वेश्चन छठी जेपीएससी में पूछा गया था। छठी जेपीएससी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आप उसका क्वेश्चन निकाल कर देख सकते हैं झारखंड वाला पेपर का। तो अब यहाँ पे आया झारखंड आंदोलन से प्रश्न। तो कुछ और संगठन, कुछ और महत्वपूर्ण जो सभा हुआ है उसको हम देख लेते हैं, कुछ पार्टी की स्थापना देख लेते हैं जहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनाया गया था 1912 ईस्वी में जे बार्थोलमन के द्वारा। जे बार्थोलमन वही हैं जो झारखंड आंदोलन के जन्मदाता इनको कहा जाता है, और ढाका से इसका शुरुआत हुआ था ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो वही जे बार्थोलमन चाईबासा वाले जो संत कोलंबस कॉलेज में ये पढ़ते थे। तो ये क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 ईस्वी में किए थे। इसके बाद अगर आगे देखेंगे तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है कुल मिला के क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन का ही नाम बदल कर दिया गया था, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी में। और इसके संस्थापक थे कौन? तो जुवेल लकड़ा। जुवेल लकड़ा ये झारखंड के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, जुवेल लकड़ा। इसके बाद जो है आगे किसान सभा, किसान सभा जो है 1930 ईस्वी में ठेबले उरांव बनाए थे। एक्चुअली में देखेंगे छोटा नागपुर उन्नति समाज जो बना था 1915 ईस्वी में, जुवेल लकड़ा के साथ में ठेबले उरांव भी थे, लेकिन हुआ क्या कि बाद में ये अपना अलग कर लिए थे, किसान सभा बना लिए थे 1930 ईस्वी में, कहीं कहीं 1931 भी मिलेगा। तो वो ठेबले उरांव थे जो इनके संस्थापक थे, किसान सभा का संस्थापक ठेबले उरांव थे। उसके बाद छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है 1933 ईस्वी में बना था, बोनीफस लकड़ा ने बनाया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 ईस्वी में बोनीफस लकड़ा ने बनाया था। बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद है आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा की स्थापना 1938 ईस्वी में थियोडोर सुरीन ने किया था, और इसके अध्यक्ष जो है 1939 ईस्वी में कौन बने थे? तो ये बने थे जयपाल सिंह मुंडा। बाद में यही जो संस्था है, यही जो सभा है वो झारखंड पार्टी के नाम से गठित हुआ 1950 ईस्वी में, और इसके संस्थापक थे जयपाल सिंह मुंडा। बाद में ये 1963 ईस्वी में कांग्रेस में मिल जाते हैं। इस तरह से ये पार्टी समाप्त हो जाता है। और मिलाने का काम कौन करते हैं? तो आपको पता होगा झारखंड के क्षेत्र से पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा, उन्होंने ही मिलाया था। उसके बाद अगर देखेंगे तो बिरसा सेवा दल 1965 में बना था, ललित कुजूर इसको बनाए थे। बिरसा सेवा दल ललित कुजूर इसको बनाए थे 1965 ईस्वी में। और ये झारखंड का जो है ना, झारखंड का पहला छात्र संघ था, झारखंड का पहला ये छात्र संघ था बिरसा सेवा दल। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी एक बनाया गया था 1967 ईस्वी में, बागुम सुमरई के द्वारा बनाया गया था ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। उसके बाद देखेंगे तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 ईस्वी में बनाए थे कार्तिक उरांव बनाए थे। ठीक है, उसके बाद हुल झारखंड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 1969, कहीं 68 भी लिखा रहता है, जस्टिन रिचर्ड ने इसको बनाया था, जस्टिन रिचर्ड ने। इसके बाद है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, JMM। ठीक है, तो इसका स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ था, संस्थापक विनोद बिहारी महतो, और विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में बना है, और शिबू सोरेन ये सब मिल करके किए थे। तो बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, इसका स्थापना हुआ था 1986 ईस्वी में, और यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके जो अभी आपको सुप्रीमो मिलेंगे कौन? तो एक महतो हैं, कौन महतो हैं आप लोग बताइएगा। बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी रहे हैं उप मुख्यमंत्री बहुत बार। इसके बाद आगे देखेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा झारखंड समन्वय समिति। झारखंड समन्वय समिति जो है ये
87 में मतलब बना था। और इसके कौन थे तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी इसके प्रमुख थे। और एक है झारखंड विषयक समिति, ये 1989 में ये बना था और ये BS लाली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और फिर उसके बाद झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक की स्थापना 9 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था। और ये जो है इसके प्रमुख एक प्रकार से यहाँ शिबू सोरेन बने। और इसका मुख्य कार्य था कि झारखंड किधर से कटेगा, किधर से झारखंड बन रहेगा, किधर से बिहार कटेगा, ये निर्धारित करना था। इसीलिए शिबू सोरेन बोलते हैं कि हम बनाए हैं झारखंड को तो हम ही संवारेंगे, ऐसा उनका एक नारा था। ठीक है। और उलगुलान भी उनका एक नारा है जिसमें बोलते हैं महान हलचल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सब जितना भी बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सेशन हम ये चला रहे हैं। अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो ही चला पाएंगे, नहीं तो हमको कुछ भी नहीं दिखता है इसमें। अगर आप लोग का प्यार थोड़ा मिलेगा तो देखेंगे इसको आगे बढ़ा करके। और अगर ऑफलाइन आप करना चाहते हैं, आप हजारीबाग में हैं तो एक बार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन हमारे पास सुविधा अवेलेबल है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।